राजस्थान बोर्ड 5 अप्रैल साइंस का असली पेपर मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान का जो आपके 5 अप्रैल को पेपर होने वाला है, तो कंप्लीट पेपर में आपको उत्तर सहित इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। में सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया गया है, यानी खंड ए दिया गया है। और खंड ए में आपको प्रश्न संख्या 1 आपको दी गई है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी पहले क्वेश्चन में आपके टोटल 12 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके मल्टीपल चॉइस हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि पीत रस का निर्माण होता है। तो पीत रस का निर्माण किस में होता है? ए ऑप्शन में आपको दे रखा है गुद्दा में, और ब में आपके वृक्क में, और स में आपके यकृत में, और द में आपके आहार नाल में। यानी पीत रस का निर्माण है वो आपके यकृत में होता है, यानी लीवर में होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपके स ऑप्शन, यानी यकृत में। ओके। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से उत्पन्न एटीपी की जो संख्या है वो कितनी होती है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको 2 दे रखा है, ब में आपको 8 दे रखा है, स में आपको 16 दे रखा है, और द में आपको 38 दे रखा है। यानी वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से जो उत्पन्न एटीपी है उसकी संख्या है वो आपकी 38 होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा द ऑप्शन, यानी एटीपी की जो संख्या है वो आपकी 38 होगी। ओके। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी हम बात करें तो यहाँ पर आप क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके कि कौन सा हार्मोन मादा लक्षणों का विकास करता है? यानी मादा लक्षण है उनका विकास कौन सा हार्मोन करता है? तो ए ऑप्शन में आपके जिब्रेलिन, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो पादप हार्मोन है। और उसके बाद में है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन है वो आपके नर लक्षणों का विकास करता है। और उसके बाद में है एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन, और एक होता है आपके प्रोजेस्टेरोन। तो ये दोनों हार्मोन है ये आपके मादा लक्षणों का विकास करता है। और द में आपके ऑक्सिन। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट उत्तर होगा, सही आंसर होगा वो होगा आपके स ऑप्शन, यानी कौन सा हार्मोन है जो मादा लक्षण है उनका विकास करता है? तो एस्ट्रोजन होगा। ओके। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपके कूदना, तो कूदना एक ऐच्छिक क्रिया है। और ब में लिखना, ये भी एक ऐच्छिक क्रिया है। और स में थूकना, ये भी एक ऐच्छिक क्रिया है। लेकिन द में है आपके पलक झपकना, ये आपके एक अनैच्छिक क्रिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा द ऑप्शन। ओके। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपकी कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? यानी आपको फोकस दूरी याद करनी है जिसकी वक्रता त्रिज्या अपने को दे रखी है 40 सेंटीमीटर। ओके। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो इसका एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, F बराबर R/2। ओके, F बराबर R/2। यहाँ पर फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है और वक्रता त्रिज्या का मान कितना है? 40 सेंटीमीटर। और बट्टे में कितना है? 2, यानी 2 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा? आपकी 20 बार जाएगा। तो जो फोकस दूरी है वो कितनी आएगी? आपके 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपके ए ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन है वो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कि जो एक समतल दर्पण होता है, जो एक प्लेन मिरर होता है, उसकी फोकस दूरी है उसका मान कितना होता है? तो ए ऑप्शन में आपको 1 दे रखा है, ब में आपको 0 दे रखा है, स में आपको अनंत दे रखा है, और द में आपको 2 दे रखा है। तो समतल दर्पण है जो प्लेन मिरर है उसकी जो फोकस दूरी है उसका मान कितना होता है? अनंत होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपके स ऑप्शन। ओके। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपके कि विद्युत आवेश का मात्रक है। प्रश्न संख्या 7 आपको दिया गया है कि विद्युत आवेश का मात्रक लिखिए। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा? ए ऑप्शन में आपको कूलाम दे रखा है, ब में आपको एम्पियर दे रखा है, स में आपको वाट दे रखा है, द में आपको वोल्ट दे रखा है। तो देखिए, एम्पियर है वो धारा का मात्रक होता है, और वाट है वो शक्ति का मात्रक होता है, और वोल्ट है वो किसका मात्रक होता है? विभव का मात्रक होता है। ओके।
तो यहाँ पर विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा, आपके कूलाम होगा, यानी ए ऑप्शन है वो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है आपके, यानी प्रश्न संख्या 8 आपको दिया गया है कि विभवांतर को मापने वाला यंत्र है, तो विभवांतर है वो कौन से यंत्र से मापा जाता है, तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है एमीटर, और ब में आपके वोल्ट मीटर, स में गैल्वेनोमीटर, और द में आपके विद्युत मीटर। तो विभवांतर को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, आपके वोल्ट मीटर है, यानी इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब ऑप्शन, यानी वोल्ट मीटर। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा में क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि हमारे देश में धनात्मक और ऋणात्मक तारों के बीच कितना विभव होता है, कि हमारे देश में धनात्मक और ऋणात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो तार होते हैं उनके बीच कितना विभव होता है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 220 वोल्ट, ब में आपको 110 वोल्ट दे रखा है, स में 100 वोल्ट, और द में 50 वोल्ट। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, 220 वोल्ट होगा, यानी हमारे देश में धनात्मक और ऋणात्मक जो तार है उनके बीच कितना विभव होता है, 220 वोल्ट। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया मानी जाती है, तो ए ऑप्शन में आपको उष्मा शोषी दे रखा है, ब में आपको उष्मा क्षेपी दे रखा है, स में आपको रेडॉक्स दे रखा है, और द में आपको संयोजन दे रखा है। तो श्वसन यानी सांस लेना है वो कौन सी अभिक्रिया है, तो श्वसन है वो आपकी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ओके, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और उसके बाद में यहाँ पर ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपके कि एसिटिक अम्ल है उसका स्रोत माना जाता है, तो एसिटिक अम्ल है वो कौन से स्रोत में पाया जाता है आपके, तो ए में आपके इमली, यानी इमली में आपके टार्टरिक एसिड पाया जाता है, और ब आपके सिरका, और स संतरा है, संतरा में आपके सिट्रिक एसिड पाया जाता है, और द आपके नींबू, ओके। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल का स्रोत क्या है, आपके सिरका, यानी ब ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, यानी सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी कौन सी अधातु है जो आपके द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ए ऑप्शन में आपको ब्रोमीन दे रखा है, ब में आपको सल्फर दे रखा है, स में आपको कार्बन दे रखा है, और द में आपको फास्फोरस दे रखा है। तो कौन सी अधातु है जो आपके द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उस अधातु का नाम है आपके ब्रोमीन, यानी इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ब ऑप्शन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो रिक्त स्थान है, यानी प्रश्न संख्या 2 है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ओके। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके कि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है। तो पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि, क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि है वो आपको इस रिक्त स्थान में लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन को प्रोटीओजेज तथा पेप्टोन में बदल देता है, तो उस एंजाइम का क्या नाम है, आपके पेप्सिन। तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है पेप्सिन एंजाइम, ओके, यानी एंजाइम है वो आपके ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस आपको इसमें पेप्सिन लिखना है। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि गंगा जल को दूषित करने वाले जीवाणु कहलाता है, यानी गंगा जल को दूषित करने वाला जो जीवाणु है उस जीवाणु को हम क्या कहते हैं, कोलीफार्म कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, आपके कोलीफार्म, ओके, नाम है वो आपको अच्छे से लिखना है, ओके, शब्द में गलती है वो नहीं करनी है आपको, नहीं आपको नंबर है वो नहीं मिलेगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड है वो सदैव कैसा होता है, तो इसमें आपको लिखना है सीधा, ऊर्जा का पिरामिड है वो सदैव कैसा होता है, सीधा होता है, ओके, तो इसमें आपको सीधा लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके कि कौन सा लेंस है जिसको अपसारी लेंस कहा जाता है, यानी किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, तो अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, आपके अपसारी लेंस कहा जाता है। और अभिसारी लेंस किस लेंस को कहा जाता है, उत्तल लेंस को। तो इसमें आएगा आपके अवतल, ओके, अवतल लेंस आएगा, ओके, यानी नाम आपको सही लिखना है अवतल, यानी अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि 1 किलोवाट घंटा, उसके बाद में रिक्त स्थान दिया गया है जूल के बराबर होता है, यानी 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, तो इसमें संख्या आपको लिखनी है
3.6 और गुणा 10 की पावर 6। ओके, यानी 1 किलोवाट घंटा एक यूनिट है, वो कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ये आपको इस रिक्त स्थान में लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। यानी एक शब्द में या एक पंक्ति में आपको इनके उत्तर है वो लिखने हैं। ओके, तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। तो रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम है आपके स्फाइग्नोमेनोमीटर। ओके, या रक्तचाप मापी, ये भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि फलों को पकने में कौन सा पादप हार्मोन सहायक है? तो फलों को पकने में कौन सा पादप हार्मोन सहायक है? तो इसमें कौन से पादप हार्मोन का नाम लिखना है आपको? इथाइलिन। ओके, यानी इथाइलिन जो पादप हार्मोन है वो फलों को पकने में सहायक होता है। और तीसरा प्रश्न है आपके कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी जाती है? रेफ्रिजरेटर होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें आपको लिखना है फ्रियोन गैस। क्या लिखना है आपको? फ्रियोन गैस। और फ्रियोन गैस को हम CFC भी कहते हैं, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। ये एक प्रकार की गैस है जो रेफ्रिजरेटर में भरी जाती है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि कट्टा जल संग्रहण तकनीक कौन से राज्य में प्रचलित है? तो कट्टा जल संग्रहण तकनीक है वो आपके कौन से राज्य में, कौन से स्टेट में प्रचलित है? तो उस राज्य का नाम आपको क्या लिखना है? कर्नाटक। ओके, यानी कर्नाटक राज्य है उसमें कट्टा जल संग्रहण जो प्रणाली है वो आपके प्रचलित है। तो इसमें आपको कर्नाटक लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है कि टिम्बर का दूसरा नाम क्या है? तो टिम्बर का दूसरा नाम है आपके इमारती लकड़ी। तो इसमें आपको लिखना है इमारती लकड़ी। और शब्द में आपको किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। शब्द है वो आपको सही लिखना है, यानी नाम आपको सही लिखना है इमारती लकड़ी। टिम्बर का दूसरा नाम है इमारती लकड़ी। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपके कि प्रतिरोधकता का मात्रक लिखिए। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा आपके? ओम गुणा मीटर। तो आपको इसमें लिखना है ओम मीटर। ओके, यानी प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपकी कि उस उपकरण का नाम लिखिए जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। तो उस उपकरण का नाम क्या होगा आपके? गैल्वेनोमीटर। ओके, तो इसमें आपको लिखना है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर है वो इसका आपके सही उत्तर होगा। यानी उस उपकरण का नाम क्या है? गैल्वेनोमीटर है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। और प्रश्न संख्या 8 है आपके कि विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण किससे किया जाता है? विद्युत शक्ति के द्वारा। तो इसमें आपको लिखना है शक्ति। शक्ति या विद्युत शक्ति लिख सकते हैं। ओके, और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके नेटल पौधे के डंकनुमा बालों को स्पर्श होने के कारण उत्पन्न पीड़ा को किस पौधे की पत्तियों के द्वारा दूर किया जाता है? तो उस पौधे का नाम क्या है आपके? डोक, यानी डोक पौधे की पत्तियों के द्वारा। डोक पौधे की पत्तियों के द्वारा। तो इसमें लिखना है आपको डोक पौधे की पत्तियों के द्वारा। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, यानी नेटल पौधे के डंकनुमा बालों को स्पर्श करने या छूने के कारण जो उत्पन्न पीड़ा है, जो दर्द है, उसको कौन से पौधों की पत्तियों के द्वारा दूर किया जा सकता है? डोक पौधे की पत्तियों के द्वारा। बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके कि बेकिंग पाउडर के मुख्य घटक। तो बेकिंग पाउडर के मुख्य घटक कौन कौन से हैं आपके? एक तो होगा आपके बेकिंग सोडा और एक होगा आपके टार्टरिक अम्ल। यह आपको लिख लेना है साथ साथ में। और प्रश्न संख्या 11 है आपके कि कोई दो प्रबल अम्लों के नाम लिखिए। तो एक तो होता है आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र है HCl, और दूसरा है आपके सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका फॉर्मूला है आपके H2SO4। ये आपको साथ में लिख लेना है। और प्रश्न संख्या 12 है आपके कि क्लोरोफार्म बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरोफार्म बनाने में कौन सा यौगिक है जिसका उपयोग किया जाता है? तो उस यौगिक का नाम है आपके विरंजक चूर्ण। क्या नाम है इसका? विरंजक
चूर्ण, यह आपको नाम लिखना है। ओके, यानी क्लोरोफॉर्म बनाने में कौन से यौगिक का उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। और उसके बाद भी सेक्शन बी है यानी खंड ब है, और खंड ब में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका लिखिए। तो हमारा जो अमाशय है उसमें अम्ल की भूमिका आपको लिखनी है। और प्रश्न संख्या 5 है आपके आर्क्योप्टेरिक्स किस जीवों की संयोजन कड़ी का उदाहरण है? यानी आर्क्योप्टेरिक्स है वो कौन कौन से जीवों की जो संयोजन कड़ी है उसका उदाहरण है? तो इसमें एक तो आएगा आपके पक्षी और एक आएगा आपके सरीसृप। यानी पक्षी और सरीसृप है उसकी जो संयोजन कड़ी है उसका नाम होता है आपके आर्क्योप्टेरिक्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको लिखना है पक्षी और सरीसृप। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके यानी जीवाश्म किसे कहते हैं? तो इसमें आपको जीवाश्म की परिभाषा बतानी है। और प्रश्न संख्या 7 है आपके कि पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका लिखिए। तो पारितंत्र में जो अपमार्जक हैं, जो डिटर्जेंट्स हैं, उनकी क्या भूमिका होती है? और प्रश्न संख्या 8 है आपके आवर्धनता किसे कहते हैं? यानी आवर्धनता की आपको परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 9 है आपके कि जूल का तापन नियम लिखिए। तो इसमें आपको जूल का तापन नियम है वो लिखना है। और प्रश्न संख्या 10 है आपके कि किसी चालक तार का प्रतिरोध है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, उनके नाम लिखिए। तो किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो कौन कौन से फैक्टर्स को, कौन कौन से कंडक्टर को डिपेंड करता है, उनके आपको नाम लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 11 है आपके विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें आपको जो विद्युत मोटर है, सरल विद्युत मोटर है, उसका नाम जो उसका नामांकित चित्र है वो इसमें आपको बनाना है। और प्रश्न संख्या 12 है आपके आयनिक यौगिकों के कोई 2 गुण धर्म लिखिए। यानी जो आयनिक यौगिक हैं उनके कोई 2 गुण आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 13 है आपके रेडॉक्स अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है और साथ में इसके एग्जाम्पल भी आपको लिखने हैं। यानी इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो भी लिखकर आपको बतानी है। और प्रश्न संख्या 14 है आपके धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? यानी धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए कौन सा रासायनिक प्रक्रम है जिसका उपयोग किया जाता है? तो उस रासायनिक प्रक्रम का नाम है आपके अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन। तो इसमें आपको लिखना है अपचयन। ओके। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है आपके तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें आपको तांबे का जो विद्युत अपघटनी परिष्करण है उसका नामांकित चित्र बनाना है। और प्रश्न संख्या 16 है आपके एक्वारेजिया क्या है? यानी एक्वारेजिया की आपको परिभाषा बतानी है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, उसके आंसर में डाउट है और तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। ओके। और उसका जो आंसर है या तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा या आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है उसका आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहां जाकर उन ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में खंड 6 है और खंड 6 में प्रश्न संख्या 17 है आपके कि धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। यानी धमनी और शिरा में आपको अंतर लिखना है। और अथवा में प्रश्न दिया गया है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। तो इनमें एक क्वेश्चन आपको करना है। ओके। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया गया कि समजात और समरूप अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। यानी समजात और समरूप अंग हैं उनको उदाहरण सहित समझाना है। और अथवा में प्रश्न दिया है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण को चित्र की सहायता से समझाइए। तो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण है उसको आपको चित्र की सहायता से समझाना है। और प्रश्न संख्या 19 है आपके कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। इसमें एक क्वेश्चन दिया है आपको कि फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है वो लिखना है और किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आपको प्रदर्शित करना है। यानी इसका एक चित्र बनाना है आपको। और अथवा में प्रश्न दिया है कि विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्य विधि लिखिए। और प्रश्न संख्या 20 है आपके कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? यानी संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है। और बुझे हुए चूने की जल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए और नामांकित चित्र बनाइए। और इसके अथवा में प्रश्न दिया है
कि उपचयन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए और उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव लिखिए। तो उपचयन अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है। और उपचयन अभिक्रियाओं के जो प्रभाव हैं, एक तो आपके संक्षारण हैं और एक है आपकी विकृत गंधिता, तो उनके बारे में भी आपको इसमें बताना है। और उसके बाद में खंड द है, यानी सेक्शन डी, और सेक्शन डी में प्रश्न संख्या 21 आपको दिया गया है, जिसमें टोटल 3 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है वर्दी नियामक किसे कहते हैं। यहाँ पर वर्दी नियामक का दूसरा नाम होता है आपके पादप हार्मोन। ओके, यानी पादप हार्मोन या वर्दी नियामक किसे कहते हैं। और दूसरा प्रश्न है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। और तीसरा प्रश्न है प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं। तो तीनों प्रश्नों के आपको सही उत्तर लिखने हैं। और अथवा में प्रश्न दिया है, जिसमें पहला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। और दूसरा प्रश्न है हार्मोन और एंजाइम में अंतर लिखिए। और तीसरा प्रश्न है ऑक्सिन हार्मोन के 2 कार्य लिखिए, यानी जो ऑक्सिन हार्मोन है उसके 2 कार्य भी आपको बताने हैं। और प्रश्न संख्या 22 है, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। और दूसरा प्रश्न है आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। और तीसरा प्रश्न है लेंस की क्षमता से क्या अभिप्राय है, यानी लेंस की क्षमता है उसको आपको परिभाषित करना है। और इसके अथवा में प्रश्न दिया है आपको, जिसमें पहला प्रश्न है कि अवतल दर्पण की मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। और दूसरा प्रश्न है अपवर्तन के नियम लिखिए। और तीसरा प्रश्न है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इस दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी इसकी स्थिति आपको ज्ञात करनी है। और प्रश्न संख्या 23 है आपके कि धातु व अधातु में 4-4 अंतर लिखिए, यानी धातु और अधातु में 4-4 अंतर लिखना है। और अथवा में प्रश्न है कि भर्जन व निस्तापन को उदाहरण सहित समझाइए। और थर्मिट अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो थर्मिट अभिक्रिया भी आपको लिखनी है। यदि आपको साइंस के पेपर में 5 अप्रैल को 80 में से 80 नंबर फोड़ना है, तो ये कंप्लीट पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है।